हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश कुमार सैनी। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपनी यूनिट चल रही है सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के अंदर टॉपिक की बात करेंगे। आज अपन टॉपिक की बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, इसकी बात करते हैं। देखो, सोल्युबिलिटी ऑफ अर्थात गैस की द्रव में विलेयता की बात करते हैं। तो गैस की द्रव में विलेयता की बात करते हैं तो इसके अंदर अपन ये देखेंगे कि कोई भी गैसेज होती है विलायक के अंदर या द्रव के अंदर किस प्रकार से विलयशील होती है। जैसे अपन बात करते हैं, जल होता है एक विलायक का कार्य करता है, इसके अंदर ऑक्सीजन विलयशील होती है। तो ये जो ऑक्सीजन होती है जल के अंदर विलयशील होती है और ये जलीय जीवों को जीवित रखने के काम आती है। अर्थात ये जो ऑक्सीजन होती है जलीय जीवों को जीवित रखती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो भी गैसेज होती है यदि विलायक में विलयशील होती है तो या फिर विलायक के अंदर जो गैसें विलयशील होती है तो उसकी जो विलेयता होती है वो उसके अवशोषण के ऊपर डिपेंड करती है। अर्थात ये कहें कि किसी विलायक में गैस का विलय होना अवशोषण गुणांक कहलाता है। अवशोषण गुणांक की यदि डेफिनेशन की बात करते हैं तो यदि अपन देखें कि स्थिर ताप पर किसी गैस का स्थिर ताप पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का सामान्य ताप एवं तापमान पर जो आयतन होता है वही उसका अवशोषण गुणांक कहलाता है। सामान्यतः जो गैसेज होती हैं गैस को अनेक जो कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं। अनेक कारक होते हैं, लगभग यहाँ पर अपन 4 कारक पढ़ेंगे जो कि गैस को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं गैस की प्रकृति। देखो, अनेक कारक होते हैं वो गैस को प्रभावित करते हैं। नंबर 1 की बात करते हैं गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति, नेचर ऑफ गैसेज। गैस की प्रकृति, देखो ऐसी गैस जो कि विलायक के अंदर विलयशील होती, अर्थात ये कहें कि वे गैसें जिनको यदि विलायक में घोला जाता है तो उसके दौरान यदि उनका आयनन हो जाता है तो वो गैसें जो होती है वो विलायक के अंदर या द्रव के अंदर अधिक विलयशील होती हैं। ये कहें कि गैस की प्रकृति की बात करते हैं तो अनेक गैसेज होती हैं जो कि विलायक के अंदर अधिक विलयशील होती है। जैसे अपन बात करते हैं, फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे आयनन किस प्रकार से होता है इनका। जैसे अपन बात करें यहाँ पर CO2 गैस है, CO2 एक गैस है। यदि विलायक की बात करते हैं या द्रव की बात करते हैं तो H2O है, यहाँ पर लिक्विड के रूप में काम में लिया जाता है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर H2CO3 और इसका यदि आयनन की बात करते हैं तो आयनन H+ के रूप में अर्थात एक्वस स्टेट और HCO3 माइनस के रूप में ये भी एक्वस स्टेट। अर्थात ये कहें कि ये इस प्रकार से इसका क्या हो रहा है, आयनन हो रहा है। तो ये जो CO2 जो गैस होती है वो विलायक के जल के अंदर विलयशील होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि इसका क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है। नेक्स्ट अनेक दूसरा जो एग्जांपल लेता है, ये अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे अमोनिया की बात करते हैं, NH3 क्या होती है, गैसेज होती है, गैस होती है। विलायक की बात करते हैं, H2O की बात करते हैं जो कि एक लिक्विड अवस्था के अंदर पाया जाता है। इसकी यदि अपन बात करते हैं तो ये जो अमोनिया होती है वो जल के अंदर क्या होती है, विलयशील होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि इसका भी क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है। अर्थात ये कहें कि NH4OH, और इसकी यदि बात करें इसका आयनन किस प्रकार से होता है, NH4+ के रूप में और साथ ही साथ OH- के रूप में। ये भी एक्वस स्टेट के अंदर पाया जाता है।
और ये भी एक्वस स्टेट के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार से इनका क्या हो रहा है, यहाँ पर आयनन हो रहा है, अर्थात ये गैस जल के अंदर या विलायक के अंदर अधिक विलयशील होती है क्योंकि इसका भी क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन बात करें HCl जो कि गैसीय अवस्था के अंदर पाई जा रही है, H2O की बात करते हैं या जल की बात करते हैं जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर पाया जाता है। तो इसकी यदि अपन बात करते हैं, जो HCl जो गैसीय अवस्था के अंदर पाई जाती है, इनकी बात करें तो H3O प्लस के रूप में पाया जाता है जो कि एक एक्वस स्टेट के अंदर पाया जाता है, और साथ ही साथ वो जो Cl माइनस होता है वो भी एक्वस स्टेट के अंदर पाया जाता है, जो कि यहाँ पर दोनों ही आयनिक अवस्था के अंदर पाए जा रहे हैं, अर्थात इन सबका क्या हो रहा है, यहाँ पर आयनन हो रहा है। तो अपन ये देखा है अनेक प्रकार की गैसेस देखी है, और भी गैसेज होती हैं जिनके एग्जाम्पल ले सकते हैं कि वे गैसेज जो कि विलायक के अंदर विलयशील, अधिक विलयशील होती है जिनका कि आयनन होता है, अर्थात जो आयनिक अवस्था के अंदर या फिर आयनन हो जाता है वो विलायक के अंदर अधिक विलयशील होती है। नंबर 2 की बात करते हैं, यहां नंबर 2 की बात करते हैं। देखो नंबर 2 यहां पर देखेंगे अपन, नंबर 2 विलायक की प्रकृति की बात करेंगे, और इसके अंदर यदि अपन बात करें विलायक की प्रकृति के अंदर, नंबर 1 हो गया गैस की प्रकृति, नंबर 2 विलायक की प्रकृति। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, देखो विलायक की प्रकृति के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है, अर्थात इसके अंदर बात करें तो अपन ये भी कह सकते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को बोलता है। कैसे, इसको अपन समझ लेंगे। यहां पर देखो जो भी गैस यहाँ पर विलायक होता है, जैसे विलायक कोई विलायक है वो ध्रुवीय प्रकृति का पाया जा रहा है, तो दूसरा विलायक है अध्रुवीय प्रकृति का पाया जा रहा है, अर्थात एक पोलर नेचर का है दूसरा नॉन पोलर नेचर का है। तो ऐसा विलायक जो कि ध्रुवीय प्रकृति का होता है उसके अंदर यदि गैस की बात करते हैं, ऐसी गैसें जो कि ध्रुवीय प्रकृति की होती है वो गैसें उन विलायक के अंदर, ध्रुवीय प्रकृति के विलायक के अंदर अधिक घुलनशील होती है, अधिक विलयशील होती है। जबकि अपन बात करें ऐसे विलायक जो कि अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, उनके अंदर जो अध्रुवीय प्रकृति की जो गैसेज होती है वो अधिक घुलनशील होती है, अधिक विलयशील होती है। लेकिन यदि अपन बात करें ऐसा विलायक जो कि ध्रुवीय प्रकृति का है और उसके अंदर यदि अध्रुवीय प्रकृति की गैसेज को मिलाया जाता है या घोला जाता है, तो उसके दौरान या फिर विलय किया जाता है, तो उसके दौरान वो जो गैसेज होती है ध्रुवीय प्रकृति के विलायक के अंदर अविलयशील होती है या फिर बहुत कम विलयशील होती है। इसी प्रकार यदि अपन ठोसों की बात करते हैं तो ठोसों के अंदर भी अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अपन बात करें ठोस का एग्जाम्पल है, जैसे ग्लूकोज की बात करें, NaCl की बात करें, KCl की बात करें, तो इन सब की बात करते हैं। जैसे अपन बात करें यहां पर NaCl, KCl, ग्लूकोज एटसेट्रा, मतलब ये अनेक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये जो ठोस होते हैं इनकी यदि बात करें, वो ये कहें कि ये जल के अंदर ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, अर्थात जल के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, अर्थात ये कहें H2O में ये क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं अर्थात सोल्यूबल होते हैं, अर्थात ये कहें कि ये डिजोल्व हो जाते हैं। लेकिन इनकी यदि बात करें, ये जो होते हैं NaCl, KCl, ग्लूकोज, ये सब होते हैं, यदि अपन बात करें इनकी, तो इनकी यदि बात करते हैं तो ये नैफ्थेलिन के अंदर, नैफ्थेलिन के अंदर
ये क्या होते हैं, डिजॉल्व नहीं होते हैं, अर्थात अघुलनशील होते हैं। ये कहें कि ये जो NaCl, KCl, ग्लूकोज, ये सब क्या होते हैं जल के अंदर तो क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, लेकिन ये नैप्थेलीन के अंदर घुलनशील नहीं होते। वो इसका डिपेंड करता है इनकी प्रकृति कैसी पाई जा रही है। देखो यहां पर होता क्या है, NaCl होता है, KCl होता है, ग्लूकोज होता है, वो क्या होता है कि ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनका जो ये कहें कि इनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट पाया जाता है, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। जबकि जो विलायक की बात करते हैं तो विलायक H2 होता है, जल होता है, ये भी ध्रुवीय प्रकृति का होता है, इसका भी डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। जो कि ये सभी होते हैं वो ये सभी ठोस होते हैं, ये जल के अंदर क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। जबकि NaCl, KCl, ग्लूकोज, ये सब क्या होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। जो कि नैप्थेलीन होता है वो अध्रुवीय प्रकृति का होता है, इसके अंदर ये सब अघुलनशील होते हैं। ठीक इसी प्रकार यदि अपन बात करें कि इसके अंदर ये जो नैप्थेलीन होता है, वो नैप्थेलीन, इसकी यदि अपन बात करते हैं, नैप्थेलीन की बात करते हैं, ये जो नैप्थेलीन होता है वो जल के अंदर, यदि अपन बात करें जल के अंदर अघुलनशील होता है, अर्थात डिजॉल्व नहीं होता है। लेकिन यदि इसी की बात करें, ये जो नैप्थेलीन होता है वो बेंजीन के अंदर घुलनशील होता है, अर्थात डिजोल्वेबल होता है। अर्थात ये कहें कि इसके अंदर ये नैप्थेलीन होता है वो ये कहें कि इसका डाइपोल मोमेंट नहीं पाया जाता है, अध्रुवीय प्रकृति का होता है। जबकि जो बेंजीन होता है ये भी अध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो ये जो अध्रुवीय प्रकृति का जो नैप्थेलीन होता है, बेंजीन भी अध्रुवीय प्रकृति का होता है, तो इसके अंदर ये क्या होता है, डिजोल्वेबल होता है। ठीक इसी प्रकार ये कहें इसके अंदर, ये कहें कि इनके अंदर कि इसके अंदर ये कहें कि यहां पर नैप्थेलीन नहीं बेंजीन की बात करते हैं, तो ये सभी होते हैं वो बेंजीन के अंदर घुलनशील नहीं होते हैं। NaCl, KCl, ग्लूकोज, ये सब क्या होते हैं, बेंजीन के अंदर घुलनशील नहीं होते। जबकि ये जल के अंदर क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। बेंजीन होता है ये अध्रुवीय प्रकृति का होता है, इसलिए इसके अंदर घुलनशील नहीं होते हैं। लेकिन बेंजीन के अंदर नैप्थेलीन घुलनशील होता है, क्योंकि नैप्थेलीन होता है वो भी अध्रुवीय प्रकृति का होता है। जबकि जो ध्रुवीय प्रकृति का जो H2 होता है इसके अंदर घुलनशील नहीं होता है, क्योंकि इनका जो नेचर होता है दोनों का क्या पाया जाता है, अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि अपन गैसेस की बात करते हैं, ये तो अपन ने बात की है, ठोस की बात की है। यदि अपन बात करें गैस की बात करते हैं, तो अनेक गैसेज होती है वो, यदि अपन बात करें यहां पर अनेक गैसेज की बात करते हैं। NH3 एक गैस है, NH3 गैस है, CO गैस है, HCl गैस है। ये सब गैस होती है वो ध्रुवीय प्रकृति की होती है, अर्थात पोलर नेचर की होती है, ध्रुवीय प्रकृति की होती है। जो कि ध्रुवीय प्रकृति का जो पोलर नेचर का क्या पाया जाता है, H2O जल होता है, वो लिक्विड अवस्था के अंदर होता है, वो भी क्या होता है, पोलर नेचर का होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, जो कि एक विलायक का कार्य करता है। ये सभी की सभी गैसेज जो कि ध्रुवीय प्रकृति की होती है, ये इसके अंदर क्या होती है, डिजॉल्वेबल होती है, घुलनशील होती है। अर्थात ये जो गैस होती है इसके अंदर क्या होती है, घुलनशील होती है। अपन बात कर रहे हैं गैस की, अमोनिया होती है, ये जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, HCl होती है, ये सभी गैसेज होती है वो ध्रुवीय प्रकृति की होती है, पोलर नेचर की होती है। ये इसकी यदि अपन विलायक की बात करते हैं तो जल होता है वो ध्रुवीय प्रकृति का विलायक होता है, इसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट पाया जाता है। तो ये जो सभी गैसेज होती है वो इस जो ध्रुवीय प्रकृति का जो विलायक होता है, जल होता है, इनके अंदर घुलनशील होती है। क्योंकि अपन ने सबसे पहले ये देखा है कि समान को खोलता है, अर्थात लाइक डिजॉल्व, लाइक अपन ने देखा है।
इसी प्रकार यदि अपन एक इसके अंदर नॉन डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, अर्थात ये कहें कि नॉन पोलर की बात करते हैं, वे गैसें जो अध्रुवीय प्रकृति की होती है, अनेक गैसें जो होती है जो कि अध्रुवीय प्रकृति की होती है। जैसे अपन बात करें, एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर CO2 गैस होती है, अध्रुवीय प्रकृति की होती है। SO2 गैस होती है, वो भी अध्रुवीय प्रकृति की होती है। अनेक गैसेज ले सकते हैं यहाँ पर। सॉरी, यहाँ पर देखो SO2 की बात करते हैं तो SO2 ये ध्रुवीय प्रकृति की गैस होती है, इसके अंदर आएगी SO2। इसके अंदर बात करें CO2 की बात करते हैं, और यदि अपन बात करें और नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं, हीलियम गैस की बात करते हैं, और बात करते हैं नाइट्रोजन की बात करते हैं, और ऑक्सीजन की बात करते हैं। ये सभी जो गैसेज होती है, ये सभी गैसेज होती है वो अध्रुवीय प्रकृति की होती है, अर्थात ये कहें कि नॉन पोलर होती है। नॉन पोलर होती है, अध्रुवीय प्रकृति की गैस होती है। और जो ये अध्रुवीय प्रकृति की गैसें जो होती हैं वो अध्रुवीय प्रकृति के जो विलायक होता है, फॉर एग्जाम्पल की बात करें अध्रुवीय प्रकृति का विलायक, जैसे बेंजीन की बात करें या फिर CCl4 की बात करें, ये जो विलायक होते हैं वो अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इनके अंदर ये जो गैसेज होती है जो कि अध्रुवीय प्रकृति की होती है वो अधिक विलयशील होती है। तो अपने नंबर 2 की बात की है कि विलायक की प्रकृति। तो नंबर 3 की बात करते हैं, इसके अंदर ताप का प्रभाव। नंबर 3, ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव की बात करते हैं। देखो, नेचर ऑफ टेम्परेचर, कोई भी गैस होती है यदि विलायक के अंदर विलयशील होती है तो उसके दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अर्थात जब कोई गैस विलायक के अंदर विलयशील होती है, अर्थात विलायक में घोली जाती है, तो उसके दौरान ऊष्माक्षेपी प्रक्रम पाया जाता है। कौन सा प्रक्रम पाया जाता है? अर्थात कोई भी सॉल्वेंट के अंदर, ये सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट के अंदर यदि किसको डाला जाता है, गैसेज को डाला जाता है या किसी गैस को डाला जाता है, तो गैस को डाला जाता है तो उसके दौरान ये जो प्रक्रम हो पाया जाता है वो ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम पाया जाता है। अर्थात यहां पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है। लेकिन कुछ गैसेज होती है, जैसे बात करें अपन, कुछ गैसेज कौन कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस होती है और हीलियम गैस होती है। ये जो दो गैसेज होती है, यदि इन सबको, इन दोनों गैसों को जल के अंदर डाला जाता है, अर्थात ये कहें कि गैसों को जब जल के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर डाला जाता है तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रम पाया जाता है, अर्थात ऊर्जा बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है। लेकिन यदि हाइड्रोजन या हीलियम गैस को जल के अंदर डाला जाता है तो उसके दौरान यहाँ पर जो प्रक्रम पाया जाता है वो ऊष्मा शोषी की बजाय ऊष्माक्षेपी प्रक्रम पाया जाता है। सॉरी, ऊष्मा शोषी प्रक्रम पाया जाता है। ऊष्मा क्षेपी की बजाय इसमें ऊष्मा शोषी प्रक्रम पाया जाता है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम पाया जाता है, अर्थात यहां पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर कि जो भी गैसेज होती है उनको विलायक के अंदर डाला जाता है या जल के अंदर डाला जाता है तो उसके दौरान, या विलायक के अंदर विलयशील किया जाता है तो उसके दौरान जब ऊष्माक्षेपी प्रक्रम पाया जाता है तो इसके दौरान यदि अपन तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने पर इनकी जो विलेयता होती है वो कम हो जाती है। अर्थात इनके अंदर क्या होता है, जैसे ही तापमान को क्या किया जाता है, ताप को इंक्रीज किया जाता है तो इनकी जो सोलिबिलिटी है, गैसेज की जो सोलिबिलिटी है, गैसेज की
सोलिबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, अर्थात कम हो जाती है। ये कहें कि इनके अंदर जब गैस को विलायक के अंदर डाला जाता है तो उसके दौरान ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, और जब तापमान बढ़ाया जाता है तो इनके अंदर जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाता है तो गैस की विलायक में जो विलयशीलता होती है वो कम हो जाती है, अर्थात जो घुलनशीलता होती है वो कम हो जाती है। लेकिन इनके अंदर बात करते हैं हाइड्रोजन और हीलियम गैस की बात करते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम गैस को जब विलायक के अंदर विलय किया जाता है या फिर जल के अंदर घोला जाता है तो उसके दौरान ऊष्माशोषी प्रक्रम पाए जाते हैं। और इसके अंदर यदि अपन बात करते हैं कि जैसे तापमान बढ़ाया जाता है, जैसे ही टेम्परेचर क्या किया जाता है, तापमान क्या किया जाता है, तापमान बढ़ाया जाता है, तो उसके दौरान इनके जो सोलिबिलिटी होती है, गैसेस की जो सोलिबिलिटी होती है वो गैसेस की सोलिबिलिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अर्थात इनकी जो घुलनशीलता होती है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अपन ने तीन देखे, यहाँ गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो तीन देखे हैं। यहाँ पर नंबर 1 की बात की अपन ने गैस की प्रकृति, नंबर 2 की बात की अपन ने विलायक की प्रकृति, और नंबर 3 की बात की अपन ने ताप का प्रभाव, और नंबर 4 की बात करेंगे अपन दाब का प्रभाव। देखो दाब का प्रभाव पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, दाब का प्रभाव, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे हेनरी का नियम। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं दाब का प्रभाव या हेनरी का नियम। थैंक यू।